हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं और वे स्टूडेंट्स मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, एमपीएस का कोर्स कर रहे हैं और वो मास्टर्स में पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और MPSE 001 का उन सभी के पास में सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे आपके जून 2024 के जो क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आए थे उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स। और इंडिया और वर्ल्ड वाली आपकी जो ये बुक है इसको हम डिस्कस करेंगे। पेपर की बात करें तो 2 घंटे का आपका पेपर होता है और अगर हम बात करें मैक्सिमम मार्क्स की तो 50 मार्क्स का पेपर आएगा। एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा और यहाँ पर उन क्वेश्चंस के हम आंसर्स की भी बात करेंगे। सो दोनों चीजें हम यहाँ पर क्वेश्चन के साथ आंसर भी लेकर आए। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है, जैसे 5 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल आप सभी के सामने पेपर में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से हर सेक्शन से इनमें से कोई से भी आप चाहो तो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और यहाँ पर कोई से भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 2 और 2 4, 5वां जो क्वेश्चन होगा आप कहीं से भी कर सकते हो, यानी पहले सेक्शन से भी और दूसरे सेक्शन से भी। 3 से ज्यादा क्वेश्चन किसी भी सेक्शन से आप नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। तो पेपर की बात करें, पेपर 2 भाषाओं में आता है, लेकिन कई बार पेपर हिंदी में थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो जाता है, तो इंग्लिश को आप जरूर पढ़ें, उसको रीड आउट करें, उसको क्वेश्चन को समझें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को व्याख्या कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर की हम बात करें तो इसके आंसर में आप डायरेक्टली देख पाओगे, भारत की विदेश नीति के निर्धारण में विभिन्न जो है आंतरिक और बाह्य कारण दोनों तरीके की संस्थाएं व कारण जिम्मेदार हैं और ये मुख्य निर्धारक जो है बताए गए हैं। सबसे पहला बताया गया है आपके लिए संवैधानिक व आपका संस्थागत ढांचा। हमारा भारत का जो संविधान है वो सबसे पहली बात तो क्या करता है, हमारे संविधान हमारे देश की जो विदेश नीति है उसको प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे देश की जो विदेश नीति है इसका निर्माण में प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। जितने भी हमारे संस्थागत ढांचे हैं, यानी जो शासन प्रबंधन चलाने वाले जो संस्थाएं हैं उनकी भूमिका बहुत है। देखो, एक तो संविधान की और दूसरे जो शासन चलाने वाली संस्थाएं हैं। इन शासन चलाने वाली संस्थाओं में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट। वो हमारी भारत की विदेश नीति के निर्माण में, उनके क्रियान्वयन में ये मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि जो हमारे मंत्रिमंडल है वो सभी एक साथ सहमत होकर या मिलजुल कर क्या करते हैं, फैसले लेते हैं। इसमें प्रधानमंत्री जी जो है उनकी विशेष भूमिका रहती है। हम किसी भी समय की बात कर सकते हैं, चाहे नेहरू की बात करें, इंदिरा गांधी की, मोदी जी की बात करें, या फिर लाल बहादुर शास्त्री की, या अटल बिहारी वाजपेयी की, किसी भी प्रधानमंत्री की हम बात कर सकते हैं। अगला है आपका विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय MEA जिसे बोलते हैं, और इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो यह विदेश नीति के निर्माण में और कूटनीतिक संबंधों के प्रावधान में प्रमुख संस्था मानी जाती है। विदेश में जो सचिव रहता है और जो अन्य वरिष्ठ अधिकारी है वो सभी मिलजुल कर क्या करते हैं, भारत की विदेश नीति का निर्धारण करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जिसे हम बोलते हैं आपका NSC, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है NSA के नेतृत्व में ये संस्था कार्य करती है और भारत के जो भी विदेशी मामले हैं उनमें जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं उन सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में इनकी मुख्य भूमिका होती है। अब संस्थाओं को छोड़ें तो हमारे देश में संसद और राजनीतिक दल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे संसद की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा भारत की विदेश नीति पर क्या करती है, बहस करती है। भारत किस देश से अच्छे संबंध बनाए उसके लिए जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है वो अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उन्हें भी लोकसभा और राज्यसभा या फिर हम कहें संसद के द्वारा मंजूरी दी जाती है। इसके अलावा राजनीतिक दलों की बात करें तो संसद के अंदर कुछ अन्य दल के नेता भी होते हैं जो विपक्ष में होते हैं, अगर पक्ष में नहीं होते, या अन्य राजनीतिक दल होते हैं वो भी कई बार जो विदेश नीति ली जा रही है या जिस पे फैसला लिया जा रहा है उसकी कमियां गिनाकर या उसके क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करके हम ये देख सकते हैं कि भाई इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आप सभी के लिए सामरिक और आर्थिक हित। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा में चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ हमारा तनाव बना रहता है, आतंकवादी हमले होते रहते हैं, कई बार देशों के साथ सीमा विवाद होता है और इसके लिए हमें
हम देखें तो हमें अपने देशों के लिए आर्थिक रूप से और सैनिक ताकत के रूप से हमें अपने देश को ताकतवर बनाने की आवश्यकता है, और ये भी काफी हद तक भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में भारत का जो आर्थिक विकास है, जैसे व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, इसके अलावा निवेश के लिए अमेरिका, यूरोप, आसियान आदि देशों से हमें अच्छे संबंध बनाने की आवश्यकता है, ताकि उन देशों का जो इन्वेस्टमेंट है या उन देशों की जो कंपनियां वो हमारे देश में आय स्थापित हो और हमारे विकास को बढ़ा सके। अगला, अब हम यहाँ पर उन पॉइंट्स की व्याख्या करेंगे जो बाह्य कारण है। अब तक आंतरिक कारण थे, बाह्य कारण में कहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अलग अलग तरह के संगठन। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सबसे बड़ी बात करते हैं तो यूएनओ या यूएन, संयुक्त राष्ट्र संगठन की। तो इसके अलावा G20, ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, ये सब में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है और भारत की विदेश नीति इन संगठनों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। अगला, जो वैश्विक शक्ति संतुलन है उसको बनाने में, जैसे अमेरिका चीन के बीच में कई बार हमें प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, या भारत के किसी पड़ोसी देशों से संबंध खराब चल रहे हैं, या विश्व स्तर पर जैसे इजराइल का और फिलिस्तीन देशों का संबंध खराब होता है, तो ऐसे में भारत ऐसे देशों से अपनी नीतियां बनाता है या ऐसे देशों के लिए अपनी नीतियां अच्छी रखता है जो विश्व शांति की बात करता है, जो तनाव को, युद्ध को बढ़ावा देना या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देना, ऐसी घटनाओं को अगर करते हैं तो भारत कभी भी ऐसे देशों का समर्थन नहीं करता। अगला पॉइंट आप सभी के लिए सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक प्रभाव। तो ये भी हमारे देश के अंदर भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है। जैसे नेम क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अगर हम देखें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध के दौर में भारत की गुटनिरपेक्षता की विरासत आज भी प्रासंगिक है। यानी यदि कभी भी दो देशों के बीचों में तनाव बढ़ता है तो मध्यस्थता की भूमिका निभाने में गुटनिरपेक्षता की भूमिका होती है, और आज भी जो छोटे देश हैं उन लोगों को अगर अपनी कोई मांग रखनी होती है तो उसके लिए गुटनिरपेक्ष आज भी प्रासंगिक है। तो भारत गुटनिरपेक्षता को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति को बनाता है। इसके अलावा डायस्पोरा, बेसिकली डायस्पोरा क्या है, जो भारत छोड़कर बहुत से लोग विदेशों में जाकर सेटल हो गए, और जहां पर जैसे अमेरिका है, अमेरिका में बहुत से भारतीय रहते हैं, अगर हम यूरोप के अंदर बात करेंगे तो बहुत से भारतीय रहते हैं। तो ऐसे देशों के साथ हमें अपने अच्छे रिलेशन बनाने होते हैं। क्यों? ताकि वो भारतीय बेसिकली कमाने के लिए वहां गए लेकिन सेटल हो गए, लेकिन कभी ना कभी कल को उनको लगेगा कि मुझे इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहिए या फिर इंडिया के साथ मुझे रहना चाहिए, तो वो हमारी भूमिका निभा सकते हैं कल को। जैसे दूसरे देशों में कई बार हम देखते हैं भारतीय मूल के लोग जो है क्या बन जाते हैं, बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में भारत को अपना जो कॉर्नर है वो सॉफ्ट रखना पड़ता है ऐसे देशों के लिए। तो भारत जरूर ध्यान रखना है, भारत की विदेश नीति को ये भी प्रभावित करती है। अमेरिका, यूरोप और कई खाड़ी देश हैं, यहाँ पर भारतीय लोग बसे हैं और ये भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है, क्योंकि बहुत से भारतीय लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर जाकर काम करते हैं। इसके अलावा मीडिया और जनमत, मीडिया और सोशल मीडिया अगर हम बात करें, इसके द्वारा भी भारत की विदेश नीति पे कई बार चर्चाएं होती हैं। जैसे आप देखते हो कि विदेशों में अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटती है, उन घटनाओं को मीडिया के थ्रू जनता को दिखाया जाता है, और जनता यदि उन देश के प्रति सहानुभूति रखती है या फिर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो उनको सपोर्ट करने को होते हैं तो भारत उनके पक्ष में रहता है, और कई बार उसका विरोध करना होता है तो भारत उसका खंडन भी करता है। तो ऐसे में ये भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। ये दिखाती है कि दुनिया के और जो देश है वो भारत के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं, और भारत को भी किस प्रकार से उन देशों के साथ में अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए, ये भी याद रखना है। भारत हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके संबंधों को लेकर कई बारी बहस चलती है। तो निष्कर्ष की बात करें तो भारत की जो विदेश नीति है इस पे कई प्रकार से भारत की विदेश नीति प्रभावित होती है, जिसमें सरकार की नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक हित, हमारा ऐतिहासिक अनुभव, हमारी संस्कृति, और साथ ही सबसे बड़ी बात जो है हमारे देश की सुरक्षा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आई होप ये आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड पॉइंट है जिसे बोलते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन है, आंसर नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन के अंदर बात करें तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSC, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो उसकी आपको चर्चा करनी है, उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट में बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है हमारी NSC, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसका महत्व और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा यानी जो बात करते हैं भारत सरकार की एक प्रमुख सलाहकारी निकाय है। देखो ये सुरक्षा के मामले में भारत सरकार को सलाह देने का कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति
और किस तरह की हमारी सरकार को रणनीति अपनानी चाहिए चालाक चतुराई से, इसके लिए वो कार्य करती है। ये इसके लिए उन नीतियों को निर्माण करने में सरकार की मदद करती है। यह 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है ये, जिसका मॉडल अमेरिका और अन्य देशों के एनएससी से प्रेरित है। जैसे अमेरिका में और कुछ और भी देश ऐसे हैं जहां पर एनएससी बनाई गई है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो उनसे इंस्पायर होकर हमने इसको बनाया है। दूसरी बात अगर हम इसके अंदर कहें तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहली बात तो जो सुरक्षा नीति है वो उन पे समन्वय करती है जो विभिन्न मंत्रालय हैं, जैसे हमारी रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या जो हमारी खुफिया एजेंसीज है, उनके बीच में एनएससी क्या करती है, तालमेल बनाती है, ताकि सुरक्षा और विदेशी से जुड़े हुए जो मामले हैं उन्हें अच्छी तरीके से हम निर्णय ले सके। ये याद रखना है आपको। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या करती है, एकीकृत दृष्टिकोण लेकर आती है। जैसे हमें सैनिक में कहाँ खर्च करना चाहिए, हम अपनी इकोनॉमी को कैसे डूबते हुए बचा सकते हैं, इस तरीके से ऊर्जा, साइबर या आंतरिक सुरक्षा, ऐसे मुद्दों पर ये बेसिकली फुल्ली क्या करती है, नीतियां बनाती है। इसके अलावा संकट का प्रबंधन, जैसे कई बार आपात स्थिति आ जाती है हमारे देश में, जैसे सीमा संघर्ष बढ़ जाता है। अभी हाल फिलहाल में मैं बता दूं, मैं आपको ये वीडियो में आप लोगों को बता दूं 30 अप्रैल की रात को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 2025 में। और अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो 22 अप्रैल को पहलगाम में क्या किया गया है, आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया है और जिसमें लगभग 27 लोग जो है उनकी मृत्यु हो गई है। तो ऐसे में जैसे सीमा संघर्ष बढ़ जाता है तो संकट के समय में हमारे देश की सुरक्षा को किस तरीके से कार्य करना चाहिए, हमारे देश की सुरक्षा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, हम दूसरे के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, आतंकवादी हमलों के खिलाफ कैसे कदम उठा सकते हैं, महामारी जो है या फिर ऐसे निर्णय लेने के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ये एक अच्छी संस्था के रूप में क्या करती है, ऐसे समय में काम करती है। जो हमारी दीर्घकालीन योजनाएं हैं, जो लंबे समय की योजनाएं हैं, जैसे हमें कई बार सीमाओं पर सुरक्षा की चुनौतियां देखने को मिलती है, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, कई बार अमेरिका और रूस के संबंध भी भारत के लिए खतरा बन जाते हैं। जैसे उन दोनों में युद्ध जो होता है, क्योंकि हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हम पाकिस्तान को देखें, अगर तो पाकिस्तान तो डायरेक्टली क्या करता है, अमेरिका का ही सपोर्ट करता है। लेकिन अगर जनरल एक हम बात करें कि भाई हमारा जो है यूएस से भी अच्छा देश है और हमारा रूस भी है, तो ऐसे केस में हम ना तो रूस से अपनी दुश्मनी ले सकते ना यूएसए से, क्योंकि दोनों विकास के लिए भारत के लिए जरूरी है। तो ऐसे केस में भारत न्यूट्रल रहेगा या कैसी नीतियां बनाएगा, इसको लेकर भी हम यहाँ पर देखते हैं। अब बात करते हैं एनएससी जो है, इसकी संरचना और कार्यप्रणाली तो नीचे बताए गए। सबसे पहले इसमें एनएस की प्रमुख संस्थाओं में सबसे पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो प्रमुख होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री को क्या करता है, सीधे सलाह देता है। वर्तमान में अगर एनएसए की बात करें तो अजीत आपका डोभाल जी हैं, जो 2014 से क्या है, इस पद पर हैं। आगे अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है, इनकी बैठक देखो, राजनीतिक स्तर पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, ये सारे लोग उनकी बैठकों में शामिल होते हैं। सचिवालय स्तर यानी एनएसए यानी जो नेशनल सिक्योरिटी, और ए का मतलब अब यहाँ पर आपने देखा कि जो सलाहकार होता है, एडवाइजर होता है, वो बेसिकली क्या होता है, गृह सचिव, रक्षा सचिव और विदेश सचिव, रॉ, आईबी जैसे जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके साथ में वो मिलजुल कर कार्य करता है। अब सहायक संस्थाएं, इसकी कुछ हेल्प करने के लिए संस्थाएं, जैसे रणनीतिक नीति समूह एसपीजी दीर्घकालीन सुरक्षा नीतियां बनाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी विशेषज्ञों का समूह है जो इनको क्या करता है, सलाह देता है। तो ये भी इनके साथ मिलकर काम करते हैं। अब एनएससी बेसिकली काम क्या करता है, एनएससी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ये रॉ और आईबी और जो हमारी खुफिया एजेंसी है उनसे खुफिया जानकारी प्राप्त करता है, उसका मूल्यांकन करता है और उस हिसाब से हमारे देश की सुरक्षा में क्या चीज़ बढ़ानी है, क्या चीज़ घटानी है, इसको ऐड करता है। इसके बाद में सुरक्षा नीतियों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जो कि 2016 में भी हुई थी, 2019 में भी हुई, और इसका निर्णय एनएससी की भूमिका के द्वारा हुआ। इसके अलावा अब देखोगे गलवान घाटी में चीन के साथ हमारा संघर्ष हुआ था, उसके बाद में भी तनाव चीन से हमारा बढ़ गया था, तो ऐसे समय में इसने अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा आपातकालीन जो प्रतिक्रियाएं होती है, जैसे 26 से 11 मुंबई हमले में, और इसके अलावा पुलवामा 2019 जैसी घटनाओं में एनएससी ने महत्वपूर्ण रणनीति बनाई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग में भी, जैसे आपके क्वाड हो गए, एससीओ हो गए, जैसे समूह में भारत की रणनीति पर
बेसिकली ये भारत के लिए जो सलाह का कार्य करती है वो कौन करती है, एनएससी करती है। एनएससी की बहुत ज़्यादा प्रभावशाली आलोचनाएं चुनौतियां भी है। जैसे सकारात्मक पक्ष की गए तो संकट के समय में बहुत जल्दी निर्णय लेने में सक्षम है, जैसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय में हुआ। सेना, खुफिया एजेंसी और नागरिक प्रशासन के बीच में समन्वय बहुत अच्छी तरीके से होता है। आलोचना क्या है कि एनएसए बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव डालती है, जैसे कि अजित डोभाल की भूमिका है, और बहुत बार हमारे देश में विवाद खड़ा हो जाता है कि ये एक केवल एक सुरक्षा सलाहकार है और फिर भी ये बाकी जो हमारी अलग अलग संस्थाएं बनी हुई है उनसे ज़्यादा अधिकार के रूप में कार्य करते हैं, अधिकारी के रूप में। इसके अलावा सैन्य नागरिक नेतृत्व में तनाव जब बढ़ जाता है, जैसे सीडीएस की भूमिका होती है, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष की बात करें तो भाई एनएससी जो है वो महत्वपूर्ण संस्था है विदेश नीति के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए। संकट के समय में हमारे देश में जो रणनीति बनानी चाहिए, अंतर स्तरीय जो मंत्रिमंडल है उनकी बैठक करनी चाहिए, इन सब के साथ में ये अपनी मुख्य भूमिकाएं निभाती। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे अपने आंसर नंबर 3 की। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत की जो विदेश नीति है इसकी क्या क्या उपलब्धियां रही? तो चलिए बात करते हैं आंसर नंबर 3 की। इसमें इंदिरा गांधी की जो शासनकाल में, अब इंदिरा गांधी का शासनकाल है वो 2 बार ही रहा है। पहला रहा है 1966 से लेकर 77 तक 11 वर्ष यहाँ पर, और आगे देखेंगे 1984 से लेकर 80 से लेकर 84 तक यहाँ पर 4 वर्ष। तो ये 11 और 4 अगर हम देखें तो टोटल 15 वर्ष इन्होंने अपना क्या किया भाई, प्रधानमंत्री के पद पे रही और भारत की विदेश नीति को भी इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। आप सभी को हमने पहले भी इस वीडियो में भी और इससे पहले की वीडियोस में भी हमने बताया है कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो भारत की विदेश नीति में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है, और उन्हीं प्रमुख भूमिकाओं के बारे में पूछा गया है। तो आप सबसे पहली बात ये बोलेंगे कि इंदिरा गांधी जी जो कि 1966 से 77 तक प्रधानमंत्री पद पर रही 11 वर्ष, और यहाँ पर 80 से लेकर 84 तक शासनकाल में 4 वर्ष। तो इन्होंने क्या किया, भारत की विदेश नीति को बहुत ज्यादा मजबूती, दृढ़ता प्रदान करी, और रणनीतिक लिहाजे से विश्व के प्रभाव के हिसाब से भी हम देखें तो भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा सुटेबल प्रधानमंत्री थी, और उनके जो द्वारा लिए गए बोल्ड स्टेप्स जो हैं वो आज भी आपको पढ़ने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं। यकीनन मैं कह सकता हूं कि वो एक बेहतर प्रधानमंत्री थी अपने समय के अनुसार। उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को सैन्य शक्ति और कूटनीति कौशल के साथ जोड़कर भारत को एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभारने में मदद करी। देखो उस समय भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का भाई शीत युद्ध के काल में भूमिका निभाता था, या फिर हम कह सकते हैं बार बार भारत इस बात की घोषणा करता था कि हम गुटनिरपेक्ष हैं, गुटनिरपेक्ष हैं। एक तो इसकी भी भूमिका निभाई, दूसरा सैनिक लिहाजे से भी इंदिरा गांधी जी ने भारत को मजबूत बनाया। जैसे कि उन्होंने क्या किया, 1974 में जो मई का महीना था इसमें ही उन्होंने क्या किया था, प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। तो इस लिहाजे से हम देखें भारत को एक परमाणु शक्ति बनाया इन्होंने, उनकी भूमिका रही। हालांकि अब आप कहोगे कि ये तो हमारे देश के जो वीर सैनिक थे उस समय के, उन्होंने भूमिका निभाई, परंतु जो सरकार उन्हें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जिस भी तरीके से उन्हें सपोर्ट देती है, उनके लिए खर्च उठाती है, उन्हें सहयोग करती है, इसमें भूमिका रहती है। आप कह सकते हो सबसे पहली बात 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के बाद में जब भारत विजयी रहा, विजय के बाद में जो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, इस पूर्वी पाकिस्तान के थ्रू हमने क्या देखा, क्या बना, हमारा एक नया देश बना विच इज बांग्लादेश। इसका निर्माण हुआ। ऐतिहासिक जीत के बाद में पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक विजय हासिल हुई, और इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश को बनाया गया। दूसरा, रणनीतिक साझेदारी। भारत ने सोवियत संघ के साथ में मित्रता संधि की, और अमेरिका और चीन के विरुद्ध जो है उसे किसकी तरफ से, सोवियत संघ की तरफ से हम कहें या फिर रूस की तरफ से, उसमें हमें सहायता मिली, और उस सहायता का हमें भरपूर लाभ मिला। हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान को पछाड़ दिया। वैश्विक प्रतिष्ठा की बात करें तो इस युद्ध में भारत ने दक्षिण एशिया की प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित हुई। चीन को भी हमने उस समय करारा जवाब दिया। हालांकि चीन से हमारा युद्ध नहीं हुआ, परंतु चीन पाकिस्तान की तरफ से तो था, उसमें हमारी जीत हुई, तो पाकिस्तान की हार और चीन की भी हार हुई, हम ये कह सकते हैं। दूसरा, परमाणु शक्ति की दिशा में बनाने में जो इंदिरा गांधी जी थी उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1974 में पोखरण फर्स्ट परीक्षण हुआ, जिसे आपका क्या बोलते हैं, स्माइलिंग बुद्ध। इंदिरा गांधी जी ने भारत का पहला परमाणु परीक्षण करवाकर विश्व मंच पर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में हमें पेश किया, और साथ ही साथ में यह एक कदम चीन और पाकिस्तान के लिए खतरे को ध्यान में रखते हुए बहुत जरूरी था भारत के लिए,
क्योंकि भारत पर कभी भी हमला हो जाता था और भारत को अगर अपने आप को सुरक्षित रखना तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। इसके बाद में हम देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम के नेतृत्व में इन्होंने बहुत भूमिका निभाई और शीत युद्ध के दौर में संतुलन बनाए रखा। जैसे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कई बारी तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, तो ऐसे स्थिति में वो तटस्थता बनाए रखी थी उन्होंने, और सोवियत संघ के साथ में अपने कूटनीतिक संबंध भी मजबूत किए। 1971 में इंडो सोवियत संधि हुई, जिसमें भारत की सुरक्षा कवच के रूप में सोवियत संघ ने काम किया, और NAM शिखर सम्मेलन 1983 में कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ, जो कि इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में था। इंदिरा गांधी जी ने वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में दक्षिण एशिया में भारत की जो है प्रभुत्व की स्थापना, सिक्किम का भारत में विलय होना, कब विलय हुआ? 1975 में। चीन पाकिस्तान के विरुद्ध के बावजूद भी सिक्किम भारत का जो कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। श्रीलंका में शांति प्रयास 1980 के दशक से ही जो तमिल और सिंगली के बीच में संघर्ष चल रहा था श्रीलंका में, तो ऐसे में तमिलों को अलगाव मुद्दों पर श्रीलंका के साथ जो है संवाद बढ़ाने में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। राजीव गांधी के कार्यक्रम में भी टाइम में भी ये कार्यक्रम जारी रहा, विवादास्पद हो गया। राजीव गांधी की मृत्यु भी कहते हैं लिट्टे के द्वारा ही करवाई गई थी। और अफ्रीका और मध्य देश जो है, उन देशों के साथ में हमारा संघर्ष तो खैर कोई हुआ नहीं, लेकिन हमने अपनी जो देशों के साथ संबंध जो है वो अच्छे बनाए। जैसे अरब इजराइल संघर्ष में संतुलन रखा, फिलिस्तीनियों का समर्थन किया, लेकिन इजराइल से गोपनीय सैनिक सहयोग भी बनाए रखा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अफ्रीकी देशों के साथ में व्यापारिक संबंध हमने मजबूत किए, जिससे एंटी है ना एथोपियाइड आंदोलन जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, उसका इन्होंने हमने क्या किया? सपोर्ट किया। अब चुनौतियां देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी के साथ में तो अमेरिका के साथ में तनाव हो गया। 1971 में जब युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तो अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था। ऐसे समय में पाकिस्तान से हमारा युद्ध की वजह से अमेरिका से भी संबंध खराब हो गया, और जिसमें इंदिरा निक्सन संबंध भी बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। निक्सन उस समय अमेरिका के कौन थे? राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे ये? यूएसए के थे। उस समय हमारे संबंध खराब हो गए थे। परमाणु परीक्षण के बाद में अमेरिका ने हमारे पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। चीन के साथ संबंध भी हमारे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। 1962 के बाद से ही भारत चीन के संबंध हुए तनावपूर्ण बने रहे। 1980 के दशक में थोड़ा थोड़ा भारत और चीन के संबंध जो है सुधरे। निष्कर्ष की बात करें तो इंदिरा गांधी जी ने भारत की विदेश नीति में सैनिक शक्ति, कूटनीतिक दृढ़ता और रणनीति स्वायत्ता के साथ आगे बढ़ाया, और उनके काल में कई सारी उपलब्धियां हुई। जैसे 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में विजय, पोखरण के अंदर अगर हम देखें तो परमाणु परीक्षण होता है, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। एशिया में अगर हम बात करें तो भारत को एक प्रमुख शक्ति के रूप में पेश किया, और विश्व मंच में जैसे 1983 में जो गुटनिरपेक्षता का जो सम्मेलन था वो भारत में हुआ, उससे भारत की एक छवि दुनिया के सामने बेहतर हुई। इंदिरा गांधी ने ये करके दिखाया कि क्यों महिलाएं भी एक अच्छा PM बन सकती हैं, और साथ ही साथ भारत भी किसी से कम नहीं है, चाहे वो परमाणु परीक्षण की बात हो, पाकिस्तान को युद्ध में हराने की बात हो, या फिर भारत में गोपनीयता विभाग का गठन की बात हो। ये सारी की सारी चीज इन्होंने करी। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते ऑलमोस्ट मुझे अभी फिलहाल काफी देर हो गई है, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, और मैं आशा करता हूँ ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बाकी के जो आगे के नीचे के क्वेश्चन है वो उसको हम अनदर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, पार्ट वाइज पार्ट, ताकि आप लोग बोर भी ना हो, आपको चीजें समझ में भी आते रहे, और आप लोग थोड़ी थोड़ी करके एक बेहतरीन तैयारी की तरफ बढ़ सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आप अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।